नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्ण प्रकरण को पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण और उसके भेदों को पढ़ा था। वर्ण के दो भेद माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर के विषय में विस्तार से चर्चा की और उनके भेदों को पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन वर्णों के विषय में पढ़ते हैं और उनके विभिन्न भेदों के विषय में जानते हैं। व्यंजन कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि छोटा लिखा जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है आपको क्लास में। ठीक है। व्यंजन इनकी कुछ विशेषताएं हैं, लिख लीजिए। व्यंजन वे वर्ण या ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर के विषय में, स्वर क्या है, उनको उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती, इसलिए वो स्वतंत्र ध्वनियां कहलाती हैं। इनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता से करते हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, तो इसलिए ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जिस प्रकार स्वर वर्णों की संख्या कितनी हम लोगों ने पढ़ी थी, 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 33, जिनका वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। व्यंजन कितने हैं, 33 होते हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। दूसरा वर्गीकरण है व्यंजनों का अंत्यस्थ व्यंजन, और तीसरा वर्गीकरण है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों में कुल कितने व्यंजन होते हैं, 25। अंत्यस्थ व्यंजनों के अंतर्गत 4 व्यंजन वर्ण आते हैं और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 व्यंजन वर्ण आते हैं। स्पर्श या वर्गीय इनका नामकरण क्यों किया गया है? क्योंकि उच्चारण इनका मुख के किसी, चाहे कंठ से हो, चाहे तालु से हो, चाहे ओंठ से हो, चाहे जीवा से हो, यह हर भाग से स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय से तात्पर्य है ये 5-5 के क्रम में होते हैं, वर्ग में होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत, स्पर्श के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा,
ब, भ, म, ये 5 के वर्ग में होते हैं आपके, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अंत्यस्थ व्यंजन, इसके अंतर्गत या, रा, ला और वा वर्णों को हम लोग रखते हैं। और इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंठ, तालु, जिह्वा, ओष्ठ इनके परस्पर सटने से निकलते हैं, अंदर से निकले, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। रा को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। नोट, या, रा, ला और वा ये चारों अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। परंतु कुछ विद्वान और कुछ किताबें या और वा को केवल अर्ध स्वर मानती हैं, और वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब में आपको या, रा, ला, वा ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हम उस व्यंजनों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत सा, शा, शा, हा वर्णों को रखते हैं हम लोग, और ये आपको क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी या उस से हमारा तात्पर्य है ये घर्षण से निकलते हैं मुंह से, स और उष्मा निकलती है, इसलिए इनको हम संघर्षी या आपको क्या कहते हैं? आपको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हा को हम लोग काकल्य और दूसरा नामकरण है इसका आली जिह्वा। एनसीईआरटी में अलजिह्वा भी इसका उल्लेख किया गया है। हा को आपको काकल्य व्यंजन। अब आप लोग इधर 25-33 व्यंजन वर्णों को पढ़ें, स्वर में गेरा को पढ़ें, तो अन्य व्यंजन वर्ण भी होते हैं, पर उनको व्यंजनों की श्रेणी में न रख के हम लोग अन्य व्यंजन वर्णों की श्रेणी में रखते हैं। उनको भी आप लोग देख लीजिए, अन्य व्यंजन वर्ण। इसके अंतर्गत हम लोग द्विगुण और संयुक्त व्यंजनों को रखते हैं। डा और ढा ये दोनों द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं आपके। इनके नीचे जो बिंदु लगा होता है इसे ताड़नजात बिंदु कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत छ, त्रा, ज्ञा और स्रा आते हैं। छ से संयुक्त से तात्पर्य है कि ये विभिन्न व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे का और सा से मिलकर छ बना आपका, त्रा बना ता प्लस रा से, ज्ञा बना जा प्लस इया से, और स्रा बना आपका सा प्लस रा से। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? संयुक्त। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। छ, त्र, ज्ञा और स्रा। आप लोग उनको ध्यान में रखिएगा, संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक स्वर पढ़े,
कुल वर्णों की बात करते हैं तो हिंदी में कुल वर्ण हुए। अभी तो हम लोगों ने 11 स्वर और 33 व्यंजन की बात करी। अब हम कुल वर्ण जो 52 होते हैं हिंदी में उनको काउंट कर लेते हैं। स्वर पढ़ा, स्वर कुल कितने होते हैं बच्चों? 11। स्वर का एक और भाग है जो स्वर के साथ होते नहीं पर लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। उनकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। इसके बाद हमारे इसमें द्विगुण व्यंजन भी जुड़ गए, इनकी संख्या 2, और संयुक्त व्यंजन भी इसके साथ जुड़ गए, इनकी संख्या हो गई 4। इस प्रकार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52 पूरी हो जाती। 3 3 3 6, 2 8, 4 12 की 2, 3 1 4 और 1 आपका हासिल गया, कितना हो गया आपका? 5। इस प्रकार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52, जिसमें स्वर 11, व्यंजन 33, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण, 4 और संयुक्त। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 52। आप इस प्रकार भी काउंट कर सकते हैं। तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है, इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला इनका वर्गीकरण है स्पर्श या वर्गीय, दूसरा है अंत्यस्थ और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये वर्ग में होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और ये या, रा, ला, वा, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं हम लोग। और ये चारों अर्धस्वर कहलाते हैं। कुछ विद्वान और आपको कुछ बुके या और वा को केवल अर्धस्वर कहते हैं। आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर चारों दिया हो ऑप्शन में तो चारों आप बिल्कुल टिक मार सकते हैं। उस व्यंजन के अंतर्गत आपके शा, शा, शाह आते हैं। तीनों सा को संघर्षी व्यंजन क्योंकि इनके बोलते समय हमको संघर्ष होता है, घर्षण होता है। हा को हम क्या कहते हैं? काकल्य और अलजीवा वर्ण कहते हैं। और ये चा वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण, 4 व्यंजन वर्ण स्पर्श क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? चा वर्ग के प्रारंभिक 4 व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्णों के विषय में या कुछ अन्य वर्णों के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कुछ वर्ण हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं, जैसे कि हिंदी की भी आदि जननी संस्कृत से, तो मुख्यतः जितने भी वर्ण हैं वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। पर कुछ वर्ण हिंदी के अपने भी वर्ण हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को लिखते वक्त हम लोग कुछ वर्णों में आपको वर्णों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें आगत या हम विदेशी वर्ण भी कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी के वर्ण, यहाँ हिंदी के वर्ण से तात्पर्य है ये वर्ण हिंदी भाषा में अपने से विकसित हुए हैं, ये संस्कृत भाषा से नहीं लाए गए हैं। इनके अंतर्गत हम 2 विभाजन करते हैं। पहला आ जाता है द्विगुण व्यंजन। इन्हें हम लोग ताड़न, जात, वर्ण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। कई इनके नामकरण हैं। द्विगुण यानी इनके अंतर्गत दोहरी विशेषताएं होती। ताड़न जात क्योंकि इनके नीचे आपका ताड़न जात चिन्ह लगा होता है, इसलिए ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं इनको। और उत्क्षिप्त क्योंकि इनके बोलते समय हमारी जीभ ऊपर की ओर झटके से जाती है, फेंकी जाती है, इसलिए इन्हें हम उत्क्षिप्त या उत्सिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इनकी कुछ विशेषताएं। ये हिंदी भाषा के वर्ण हैं। संस्कृत
भाषा में इन वर्णों का उल्लेख या प्रयोग नहीं होता है, उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी विशेषता है इनके उच्चारण में हमें रा ध्वनि मिलते हैं। इनके उच्चारण के समय जीभ झटके के साथ ऊपर की ओर जाती हैं। इसीलिए इन्हें उत्सृप या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि ऊपर झटके के साथ, यानी फेंका हुआ वर्ण। देख लेते हैं हम लोग, जैसे सड़क। अब इनके उच्चारण में रा ध्वनि मिलती है, तो जब हम इसको इंग्लिश में सड़क का ट्रांसलेशन करेंगे तो DH की जगह R का प्रयोग होगा। ठीक है, रा ध्वनि मिलते हैं हमको। सड़क, अन्य बहुत सारे उसमें गाड़ी, जो हिंदी की मूल ध्वनि है, इसलिए इनको क्या है, आपको तत्सम नहीं माना जाता है। जहां पर द्विगुण वर्णों का प्रयोग हो जाता है आपका, वो क्या हो जाते हैं, तत्भव वर्ण कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो हिंदी के अपने वर्ण रहे। हिंदी का अपना एक वर्ण है आपका चंद्र बिंदु। इन्हें हम क्या, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ये भी हिंदी की अपनी ध्वनियां हैं, अपनी ध्वनि है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं मिलता। ये हिंदी की अपनी ध्वनि है। संस्कृत भाषा के वर्णों में सामने इस वर्ण का प्रयोग नहीं मिलता है, या संस्कृत भाषा में ये शब्द नहीं प्रयोग किया जाता। और इन वर्णों को बोलते समय लघुता, इन वर्णों के प्रयुक्त शब्दों को बोलते समय हमारी लघुता स्पष्ट होती है। जैसे हम बोलते हैं गांव, बांध। इसीलिए चंद्र बिंदु या अनुनासिक वर्णों का प्रयोग जहां जिन वर्णों में मिलता है, वो भी आपको क्या है, तत्सम के नहीं तत्भव के वर्ण कहलाते हैं आपके। ठीक है, दांत, आंगन। तो हिंदी के वर्ण रहे, इनके अंतर्गत आपके द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाते हैं, चंद्रबिंदु या अनुनासिक वर्ण आ जाते हैं। अनुनासिक वर्णों से क्या तात्पर्य है हमारा, जिन वर्णों को बोलते समय हमारा नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण तत्वों में हम अनुनासिक, नासिक, निरानुनासिक
इन वर्णों के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम व्यंजन ध्वनियों के विषय में विस्तार से चर्चा, या अन्य हिंदी के वर्णों के विषय में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी के वर्ण आगत या विदेशी वर्ण। आगत या विदेशी वर्णों से तात्पर्य है कि कुछ अन्य देशों के भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में आए हैं। उनको लिखते समय हम जिन वर्णों का प्रयोग, हिंदी वर्णों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम आगत या विदेशी वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आता है अर्ध चंद्र बिंदु। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए प्रयुक्त है ये वर्ण। ये वर्ण क्या है? अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयुक्त वर्ण। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं हम हिंदी भाषा में लिखने लगे हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप लोग, ऑफिस, डॉक्टर, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, पर हिंदी में हम इनका प्रयोग करते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या है? अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, मास्टर, अब अरबी फारसी के बहुत सारे शब्दों को हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अरबी फारसी भाषा के वर्ण कहलाते हैं या नुक्ता वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग का, खा, गा, रा, फा वर्णों को लेते हैं और इनके नीचे चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। आपने कई प्रकार से देखिए बिंदु का प्रयोग देखा। अगर कोई बिंदु किसी वर्ण के आगे लगता है, दाईं ओर लगता है आपका, तो वो क्या कहलाता है? अनुनासिक वर्ण कहलाता है। नीचे लगता है तो ताड़न, और बाईं ओर लगता है तो क्या कहलाता है? नुक्ता चिन्ह। ऊपर की ओर लगता है तो क्या कहलाता है? जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। बाईं ऊपर की ओर लगता है तो क्या हम उसको कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अरबी फारसी के देख लीजिए कुछ शब्द हैं, जैसे गजल, नुक्ता चिन्ह लगाना है यहां पर, गजल, फसल, कर्ज, जफर। पर एनसीईआरटी केवल 3 ही वर्ण, अन्य पुस्तकें हैं वो 5 वर्णों का उल्लेख करती हैं अरबी फारसी के अंदर जिनमें नुक्ता चिन्ह का। एनसीईआरटी 3 वर्णों को रखती है। इसके अंतर्गत ख, ज और फा वर्णों को वो रखती है। तो हम लोगों ने आगत या विदेशी भाषा के शब्दों को या वर्णों को पढ़ा। जो विदेशी भाषा के शब्दों में जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उनके अंतर्गत हम लोग क्या है? अर्धचंद्र बिंदु को, और अरबी फारसी भाषा के लिए जो वर्ण प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा। उनको हम नुक्ता चिन्ह या नुक्ता वर्ण भी कहते हैं। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्णों की बात करते हैं। अब वर्णमाला के सभी वर्गों के अंतिम अक्षर ही पंचमाक्षर कहलाते हैं। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाता है? अंगा, इया,
अड़ा, ना और मा। 5 है इनकी संख्या, इसलिए इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका प्रयोग आपका अनुनासिक या पंचमाक्षर वर्णों का प्रयोग संस्कृत भाषा में मिलता है। आधुनिक भाषाओं में इनके स्थान पर श्याम सुंदर दास जी, श्याम सुंदर दास जी और उनके सहयोगियों ने पंचमाक्षर वर्णों के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की सलाह दी। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिखा अंगा का प्रयोग किसी हम एक शब्द में करते हैं, हमने लिखा अंग। और अनुसार का अगर हम देखिए गा के साथ हम उसी का अंतिम पंचमाक्षर वर्ण ही प्रयोग करेंगे अगर, और तो इसके स्थान पर क्या लिखने की सलाह दी सांसद कि अनुसार का प्रयोग करिए। अब जैसे यहाँ का प्रयोग है चंच, चा के साथ उसी का अंतिम पंचमाक्षर, और इसके स्थान पर हम लोग जब अनुसार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चंच। अब देखिए अड़ा शब्द का हम लोग लिखते हैं जैसे खंड, और अनुसार का प्रयोग करेंगे ऐसा। जैसे हम लोगों ने देखिए चर्चित शब्द है संधि, पंचमाक्षर का अनुसार का जब हम प्रयोग करेंगे तो किस तरह लिखेंगे संधि। माँ है दंभ, अगर हम अनुसार का प्रयोग करेंगे तो हम क्या हो जाएगा दंभ। तो आधुनिक मानक हिंदी के अंतर्गत आपको अंतिम पंचमाक्षर वर्णों का प्रयोग करने की जिस स्थान पर किसकी सलाह दी जाती है आपको अनुस्वार का। इसीलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है शुद्ध वर्तनी में, तो ये दोनों ही शुद्ध वर्तनी मानी जाती है, ये भी क्योंकि ये संस्कृत वर्णों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, और आधुनिक मानक हिंदी परनिष्ठ हिंदी के अंतर्गत तो ये दोनों प्रकार से लिखे गए शब्द आपके गलत नहीं माने जाते। अब हम लोग व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, जिस प्रकार हम लोगों ने स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ा, उसी तरह व्यंजन वर्णों के भी उच्चारण स्थान है। जो कंठ से व्यंजन बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंठ व्यंजन कहलाते हैं। कंठ व्यंजन, इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं क वर्ग, और हा। जो तालु से बोले जाते हैं वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम चा वर्ग रखते हैं। और शा, तालव्य शा के अंतर्गत इसको रखते हैं और या को रखते हैं। तालु के बाद फिर आ जाता है आपका मूर्धा भाग से, तो मूर्धन्य व्यंजन, इसके अंतर्गत हम टा वर्ग रखते हैं। शा और रा को, इनको थोड़ा सा याद करते समय आप सावधानी बरतिए, क्योंकि आपको ये तो कंठ तालु आप एक क्रम से याद कर लेंगे, इनको बोलते समय आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी, इसलिए आप लोग इन वर्णों को जरूर थोड़ा सा ध्यान दें। याद करते वक्त सावधानी बरतेंगे तो आप बिल्कुल है। मूर्धन्य के बाद फिर आ जाता है दंत से बोले जाने वाले दंत व्यंजन। इसके अंतर्गत हम लोग ता वर्ग को रखते हैं।
ठीक है, यहाँ दो वर्णों को विशेष रूप से सा और ला। तो कई बार आप लोग बोलते समय जैसे 3 सा हो गए, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, इस तरह करके भी आप याद कर सकते हैं आपको। इसके बाद फिर ओठों से बोले जाने वाले व्यंजन ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम पा वर्ग को रखते हैं। और दंत और ओष्ठों के मिलने से दंतोष्ठ व्यंजन बनती हैं। इसमें हम आपको वा को रखते हैं। कुछ एक विद्वान और कुछ पुस्तकें एक विभाजन और मानती हैं और इन्हीं वर्णों में कुछ वर्णों को वो आपको स्पेशल इसमें रखती है, वो कहलाते हैं आपके वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन इसके अंतर्गत वो शा, ला और रा को रखती है। आप इनको अलग से याद कर सकते हैं, पर अधिकांश पुस्तकों में शा, ला, रा ये दंत और मूर्धन्य के अंतर्गत ही मिलते हैं आपको। अगर अलग से आपको वर्ष व्यंजन का विभाजन पूछा जाए तो आप इसमें शा, ला और रा को रख सकते हैं। ये रहा व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। बस थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना, हा कंठ से है और आपका ये सा तालव्य से, तो इसलिए आपको शा को, तीनों सा को याद करने में से तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा, ठीक है, इनको आप लोग विशेष याद रखिए। अब हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ते हैं, घोष और अघोष पढ़ते हैं। इनको हमको एक साथ रखने का एक ही उद्देश्य है कि इनको याद करने में थोड़ा सा आप सावधानी बरतनी पड़ेगी। केवल आप वर्णों को नहीं याद कर सकते, बस इनके अंकों को याद करिए और उनको मिलान करिए आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक, अगली जब हम क्लास लेंगे तो वहाँ पर हम आपको देखेंगे इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और थोड़ी सी अगर हम लोग सावधानी न बरते तो ये गलत होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा रहती। अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत हम वर्णों के 1, 3 और 5 वर्णों को रखते हैं। वर्णों के जैसे का वर्ग, खा वर्ग, तो का वर्ग का का, गा, यानी कि वर्णों के पहला, तीसरा और पंचम वर्ण क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण और महाप्राण से मतलब क्या है आपको? यानी कि जो हमारी वायु है उसी को हम प्राण वायु कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी कम वायु निकले वो अल्प प्राण, और जिनके समय हमको ज्यादा वायु निकले वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। इसी तरह अघोष और सघोष से क्या मतलब है? अघोष यानी कि यहाँ पर स्वर तंत्रियों का है, यानी कि जिनके समय पर बोलते, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां झनकृत ना हो, केवल वहाँ पर नाद आवाज का इस्तेमाल हो, वो अघोष। और जहाँ पर स्वर तंत्रियां कंपित हों वो क्या कहलाती हैं? आपके घोष या सघोष वर्ण। इनके अंतर्गत हम लोग वर्णों के 1, 2 रखते हैं वर्ण। वर्णमाला के 1 और 2 वर्णों को रखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 3, 4, 5। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित वर्णों 1, 3, 5 के बाद क्या बचे हैं आपको? अल्प प्राण के बाद वो हो जाएंगे आपके महाप्राण। क्या हो जाएंगे आपके? 2 और 4। तो कई बार हमसे वो एक ही वर्ण में कई विशेषताएं पूछ लेता है। निम्नलिखित वर्णों में अल्प प्राण भी छांटो, और निम्नलिखित वर्ण में अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श या अंतस्थ व्यंजन कौन है?
तो वहां पर आपको ये संख्याएं ही रख के आप बिल्कुल काउंट करिए, नहीं आप का, ख, गा इसमें बिल्कुल कंफ्यूज, और इनको हम लोग बांटना सीख ले जाते हैं। कैसे हम लोग इनको बांटते हैं? एक से मतलब है का, 2 खा, 3 गा, 4 घा, और 5 पंचम वर्ण में। अब चा वर्ग में आ जाए चा, छा, जा, झा और ई। टा वर्ग में आ जाए टा, ठा, 2 है, डा, ढा और अड़ा। ता वर्ग में आ जाए ता, था, दा, धा और ना। इन वर्णों में अल्प प्राण के अंतर्गत अंत्यस्थ व्यंजन भी आते हैं और सभी स्वर भी आते हैं। अंतस्थ से तात्पर्य या, रा, ला, वा। और महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। उस व्यंजनों के अंतर्गत किनको हम लोग रखते हैं? शा, शा, शा और हा को, तीनों शा और हा। अब अघोष और सघोष को भी हम लोग बांट लेते हैं इसके अंतर्गत। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, ब, धा, मा। और यहाँ पर आपको तीनों सा आ जाते हैं। शा, इसलिए हम ऊष्म नहीं, क्योंकि उसमें हा भी आता है, तो इसलिए हम सभी ऊष्म नहीं कहेंगे। इनके अंतर्गत हम लोग शा, शा, तीनों शा पढ़ेंगे। और यहाँ हम अंत्यस्थ न लिख के या, रा, ला, व और हा को भी रखेंगे, क्योंकि अंतस्थ के अंतर्गत 4, यहाँ हा यहाँ से हटकर किस में चला जाता है? घोष में, हा। ठीक है। और सभी स्वर आपके घोष के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हमको केवल याद करते समय एक सावधानी, अल्प प्राण के अंतर्गत वर्णों के सभी वर्गों के 1, 3, 5 वर्ण रखते हैं। महाप्राण में 2, 4 रखते हैं। अघोष में सभी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को रखते हैं। यहाँ पर सभी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें, केवल हमको इन्हीं संख्याओं को याद रखना है। इसी आधार पे हमको आगे बढ़ना है। और थोड़ी सी सावधानी यहाँ बरतना है। अंतस्थ यहाँ पर है तो उसमें यहाँ पर, और ये स्थित फिर यहाँ पर आपको क्या है? पलट जाती है। उसमें के स्थान पर तीनों सा आपको यहाँ पर आ जाते हैं, और अंत्यस्थ और हा आपको यहाँ चले जाते हैं। जैसे सभी स्वर अल्प प्राण में रहते हैं तो सभी स्वर क्या हो जाते हैं? आपके घोष में हो जाते हैं। आप वैसे भी आप देखेंगे कि स्वर वर्णों के उच्चारण में हमको कोई अवरोध नहीं होता है। बोलते समय क्या है? हमारे आवाज़ बिल्कुल क्लियर निकलती है, रुकावट नहीं होती। जबकि व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमको रुकावट, एक विशेषता ये भी है। स्वर वर्णों की एक विशेषता और व्यंजन वर्णों की एक विशेषता ये है कि जो बिना रुकावट के बोले जाएं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जो रुकावट के साथ आपको, जिनको बोलने में हमको रुकावट महसूस हो, वो हमको क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन वर्ण। आज की क्लास में हम लोगों ने व्यंजन और वर्ण और उनके भेद पढ़े, अल्प प्राण महाप्राण को भी पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग वर्णों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे।